हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं फिर से एक एडवांस के क्वेश्चन पे और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एक यूनिक टाइप होता है, लाइक जो 99% ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक फिक्स पैटर्न में होता है कि हाँ, इन्हीं की बेस पे क्वेश्चन प्लस माइनस करके आता है। बट यूनिक क्वेश्चन जो एक पैटर्न होता है उनका अलग होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसको रखा जाता है, बिल्कुल यूनिक है, थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। अच्छा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, अगर आप रोटेशनल मोशन का मेरा लेक्चर नंबर 2 देखेंगे उसमें इन डेप्थ में मैंने इस पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है कि हम कब किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं और कब हम उसको पॉइंट मास नहीं ट्रीट करेंगे, ताकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का यूज करके, जहाँ पे हम लोग आईसीयूएम प्लस एमडी स्क्वायर या फिर आई जेड इसको एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं। और कई बार हम लोग पॉइंट मास अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मास अज्यूम करने वाला भी कंडीशन है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ते हैं, बिना देरी के हुए देखते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बोला है कि मेटल रॉड ऑफ लेंथ एल, एक क्या है मेटल रॉड है, लेंथ एल की हमें दे रखा है क्वेश्चन में। मास एम, इसका मास भी दे रखा है हमें एम, ठीक है। इस पाइवटेड एट वन इंड ए, ठीक है, यहाँ से पाइवट किया गया है एक इंड से। बोला है थिन ऑफ मास कैपिटल एम, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखता चलता हूँ। लाइक इस रॉड का मास एम है और लेंथ कैपिटल एल है, और इस डिस्क का मास कैपिटल एम दे रखा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, एंड रेडियस आर लेस देन एल, तो यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इसकी रेडियस आर, और कंडीशन दिखा जो आर है मेरा क्या है, एल से छोटा है, ठीक है। फिर बोलता है अटैच्ड एट इट्स सेंटर टू फ्री टू द फ्री इंड, जो फ्री इंड आपका रॉड है वहां से अटैच किया, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। रॉड कंसीडर टू वे, यहाँ पे आपको दो कंडीशन दी गई है, यहीं पे आपका पूरा एक अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट होगा आपसे। द डिस्क इज अटैच्ड, जो डिस्क का अटैच किया गया वहां से बोल रहा है। केस ए, पहला केस बनाया उन्होंने, क्या बोला, द डिस्क इज नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, जो कि बिल्कुल आप मेंस के जितने भी 99 क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड होते हैं। जब हम लोग फिक्स्ड, हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को कंबाइन करते हैं रिजिडली, मतलब वो उस बॉडी के रेस्पेक्ट में कोई मूव नहीं कर सकता, वो कर सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स कुछ दिखा दूं मैं, जैसे आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, ऐसे ऐसे रॉड गिवन होती हैं, मुझे इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है। कई बार हमें ऐसे डिस्क है, रॉड है, फिर यहाँ पे एक डिस्क है, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है, हर एक चीज रिजिडली कनेक्टेड है, किसी के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता, दोनों क्या है, कंबाइंड है, फिक्स्ड है, कंस्ट्रेंड है मूव होने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे पहला केस जो है वो तो उसी केस पे बेस्ड है जो लोग पढ़ते हैं, जो कि मेंस के क्वेश्चंस में आ रखा होता है। मेंस के बेस पे ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आते हैं 99% ऑफ द टाइम। तो पहला क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड था, ये जो यहाँ पे बोला है कि फिक्स्ड है, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे इसमें वो कॉन्सेप्ट लगता है जो हम लेक्चर में पढ़ा है, क्या, केस बी बोलता है द डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये जो डिस्क है ना, आप सेंटर पे आप रोटेट होने के लिए मतलब फ्री है। ऐसा नहीं कि इसमें रोटेशन करवाया है या फिर नहीं करवाया है, इस बारे में यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी, बस बोला है कि फ्री है। फ्री होने का क्या मतलब है कि जो डिस्क पहले रॉड से समझिए कि वो फिक्स्ड था, वहां पे मूव नहीं कर सकता। अब क्या है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कुछ बेरिंग्स होगा, फिर यहाँ पे कुछ रिलेटिव मोशंस है, पुली का सिस्टम है। जैसे पुली देखा है ना आपने, पुली क्या होता है, इस हिंज पे इधर इधर स्ट्रिंग होती है, पुली इसके ऊपर रोटेट कर रहा होता है। सेम वही कंडीशन है, समझिए कि यहाँ पे क्या है, बेरिंग यहाँ पे वो सिस्टम लगाएगा कि इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे केस बदल गया है, दो केसेस है, ठीक है। केस बी, फ्री इन अबाउट इट सेंटर द रॉड, फिर क्या बोला, द रॉड डिस्क सिस्टम परफॉर्म्स एसएचएम इन वर्टिकल प्लेन, जो कि दिखाया गया कुछ में कि वर्टिकल प्लेन में क्या करेगा, एसएचएम ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। बोला आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम सेम डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इसको दोनों केस को, जो कंडीशन तो सेम ही है, मतलब कि जो एल रॉड एल है और डिस्क तो सेम ही है, केसेस में डिफरेंट क्या है कि जो फिक्सिंग का जो पॉइंट है उसको एक बार फ्री किया ताकि उस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर सकता है। एक केस में बोला है कि फिक्स वो रोटेट नहीं कर सकता, बस ये कंडीशन में डिफरेंस है। तो बोल रहा है अगर मैं कि दोनों को अगर सेम डिस्प्लेसमेंट थीटा ले जाके छोड़ दूं, है ना, फ्रॉम द सेम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ईदर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और नहीं ट्रू होगा। तो आइए इसको अच्छे से करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते क्या दे रखा है, बोला रीस्टोरिंग केस इक्वल्स टू केस बी, दूसरा कंडीशन है, मतलब हमें ओवरऑल पहले दो ऑप्शंस में रीस्टोरिंग टॉर्क के बारे में बताना, तो बहुत आसान है, मतलब इसको तो कोई भी कर सकता है, जो बिल्कुल बोर्ड लेवल का भी रोटेशनल मोशन पढ़ा है ना, बहुत आसान है, वो भी इस वाले ऑप्शन को टैकल कर सकता है बिल्कुल। कैसे कर सकता है, तो हमें पता है कि जैसे हमें क्या दे रखा है, हमें सिंपली एक रॉड दे रखी है और एक डिस्क दे रखा है, तो मैं दोनों केस बना लेता हूँ। यहाँ पे सॉरी, ये फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस उन्होंने बोला है कि फिक्स्ड है, तो अगर फर्स्ट केस फिक्स्ड है तो यहाँ आपको फिक्स करके ऐसे लगा देना है, बिल्कुल फिक्स्ड है। जो सेकंड केस है, सेकंड केस मैंने बोला है कि जो रॉड है सेम लेंथ की और ये जो डिस्क है ये इसके सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर सकती है ऐसे। ये दोनों केस मेरे पास है।
इन पहले केस में क्या है, टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क देखिए सिंपल केस है क्या, एक मैं टॉर्क 1 निकालूँ, क्या आएगा? रॉड का नेट टॉर्क, देन आपका ये डिस्क का नेट टॉर्क, दोनों को ऐड करूंगा, नेट टॉर्क आ जाएगा। तो रॉड का नेट टॉर्क कितना आएगा? तो लेंथ कितनी थी रॉड की? एल। तो एक यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, इसका फोर्स, तो इस पे कितना फोर्स है? तो इस पे आपका जो फोर्स आ रहा है, अगर मैं इस एंगल को लेट से थीटा मान लूं, तो इसको भी थीटा ही मानना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रखा है दोनों को सेम डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो मेरे रॉड का जो मास है वो स्मॉल एम दे रखा है, तो मैं बोलूँ एम जी, ये वेट हो गया, L/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा टॉर्क, ठीक है, के कैप बाहर की तरफ। और जो डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इस वाले पॉइंट पे। जो डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इसका फोर्स यहाँ पे आएगा डिस्क का, वो कितना होगा? कैपिटल एम जी। ठीक है, मैंने दो फोर्सेस लिखे हैं, एक स्मॉल एम जी, एक कैपिटल एम जी। तो जो डिस्क का टॉर्क आएगा वो भी के कैप में आएगा, वो कितना आएगा? कैपिटल एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, पूरे पूरे एल डिस्टेंस दूर है ना, तो उसका साइन थीटा ले लूंगा, ये टॉर्क का वन आ गया। क्या मैं सेम टॉर्क 2 के लिए भी बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि टॉर्क 2 में भी सेम कंडीशन है ना, कंडीशन में तो कोई चेंज है ही नहीं। चेंज कहाँ पे है? जो पोजीशन जहाँ पे ज्वाइंट है ना, उसके बीच चेंज है कि एक फिक्स्ड ज्वाइंट है, एक रिवोल्यूट ज्वाइंट है। ज्वाइंट दो तरीके के होते हैं, जैसे एक ज्वाइंट एक ज्वाइंट पे फिक्स हो गया, एक रिवोल्यूट जिसमें रिवोल्यूट कर सकता है, मतलब रोटेट कर सकता है। कंडीशन चेंज वहां पे है ना। इनके इनके कोई मास या लेंथ में या पोजीशन के ओरिएंटेशन में कोई कंडीशन चेंज है नहीं। यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, स्मॉल एम जी, और यहाँ पे भी सेम फोर्स लगेगा, कैपिटल एम जी। जो टॉर्क 2 लिखूंगा, क्या मैं उसको एम जी L/2 साइन थीटा, L/2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भैया पूरी लेंथ अगर L है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2, तो L/2 ही तो होगी। इसका साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ले लूंगा ना टॉर्क के लिए। देन क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ जो डिस्क का आएगा वो भी आएगा mgl का साइन थीटा। तो जो फर्स्ट जो पहले के दो ऑप्शन थे ना, मतलब वो तो बिल्कुल ही बोर्ड लेवल के थे, वो तो कोई भी मतलब बोर्ड लेवल पढ़ा है तो वो भी कुछ कर सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टॉर्क दोनों के लिए सेम है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मजेदार पॉइंट ये आता है कि अब यहाँ पे बोर्ड वाले बच्चे नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है केस ए के लिए, और वही मतलब कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सोचिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी। तुमने पढ़ा होगा एसएचएम के लिए क्या होता है, अगर फिजिकल कोई पेंडुलम है मेरे पास, तो उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, अंडर रूट ऑफ के अपॉन आई, या फिर वो के क्या होता है? कांस्टेंट, टॉर्क कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ टॉर्क, क्योंकि मेरे पास क्या है, दोनों केस के लिए जो टॉर्क है कांस्टेंट है। जब दोनों केस मेरे टॉर्क कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए ऊपर वाला पार्ट तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं के थीटा करके, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा करके, वहां से जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिखाती है, टॉर्क ऑन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी अबाउट दैट हिंज, फिक्स्ड पॉइंट जहां पे मेरा दे रखा है। जब मेरा टॉर्क दोनों के लिए कांस्टेंट आ गया, तो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किस पे है? इनडायरेक्टली जो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ज्यादा, उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी कम। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कम, उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी ज्यादा। जब यहाँ पे बात आती है कि कब कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितने लोग बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, बताइए। जितने लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, है ना। अगर एडवांस में क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा उस लेवल की थ्योरी अभी क्लियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल भी यहाँ किसी भी, अगर जो हल्का सा भी थोड़ा वो होगा, उसे समझ में आ रहा होगा कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम तो सेम नहीं होता है, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, आपको समझाते हैं इस बात को। देखिए, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस में मेरा ऐसा है कि जो मेरा रॉड है और जो मेरा डिस्क है, ठीक है, वो यहाँ पे रिजिडिटली अटैच्ड है। ये बिल्कुल वही मेंस वाला केस है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मैं पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो कैसे निकालूंगा? पहले तो सिर्फ और सिर्फ इस रिंग का निकालूंगा। पहले क्या करूंगा? पहले तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस हिंज के अबाउट, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा इस हिंज के अबाउट। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक एडिटिव सिस्टम का। दोनों दो सिस्टम है ना मेरे पास, एक तो डिस्क है, क्या डिस्क दे रखा था ना, इसी रिंग दे रखा था, डिस्क दे रखा है बिल्कुल। तो डिस्क दे रखा है और एक रॉड दे रखा है, तो बोले डिस्क का निकालेंगे एक सिस्टम, रॉड का निकालेंगे दूसरा सिस्टम, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो बताइए फटाफट डिस्क का कितना आएगा? तो इसके सेंटर के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो तो आ जाएगा डिस्क का कितना, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम लोग क्योंकि इसको शिफ्ट कर रहे हैं हिंज पे ले जाके, तो ये डिस्टेंस मेरे पास टोटल एल दे रखी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस ऑफ कैपिटल एम एल स्क्वायर, प्लस अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके हिंज के पॉइंट कितना होगा? तो 1/3 एम एल स्क्वायर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आ गया। मजेदार है दूसरा वाला केस। दूसरे वाले केस में जरा समझिए क्या हो रहा है।
कि दूसरे वाले केस में जो रॉड है आपकी ऐसी और जो डिस्क है ऐसी, ये इसके अबाउट रिवॉल्यूट ज्वाइंट, मतलब इसके अबाउट रिवॉल्यूशन कर सकता है, इसके बाद घूम सकता है। तो इसके लिए क्या होगा ना, ये जरा देखिए, जब आपने एंगल यहाँ से लेट्स से आपने इनिशियल यहाँ पे दिया होगा, ठीक है? मान लीजिए आपकी इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, मान लेता हूँ कि इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी, ठीक है? अ, इसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर सकते हैं क्या? अ, अ, हुँ, मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन कुछ यहाँ पे थी। जब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे थी, तो मैं डिस्क पे एक पॉइंट मार्क कर दूँ, लेट्स से पॉइंट ए और एक बॉटम पॉइंट बी मार्क करता हूँ। जब मैं थीटा डिग्री ऊपर ले जाऊँगा, थीटा डिग्री, तो बताइए डिस्क का ओरिएंटेशन कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, टॉप पॉइंट ए पे रहेगा, बॉटम पॉइंट अभी भी बी पे रहेगा। ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अबाउट फ्री है ना रोटेट होने के लिए। जब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने के लिए फ्री है, जब तक कोई एक्सटर्नल बॉडी इसको रोटेट नहीं करवाएगी, ये रोटेट होने वाला नहीं है। जब तक कोई एक्सटर्नल बॉडी, अगर मैं इसको, अगर इस रॉड को फिक्स करके मैं सिर्फ डिस्क को घुमाऊं ना, तो घूम सकता है इस एक्सिस के बाद, क्वेश्चन में दे रखा है। बट कोई इस डिस्क को घुमा नहीं रहा है, डिस्क अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगी, डिस्क अपनी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगी। तो अगर डिस्क का टॉप पॉइंट ए है और बॉटम पॉइंट बी पे मैंने मार्क कर रखा है, यहाँ पे स्टिकर मैंने चिपका दिया ए और बी, अगर मैं थीटा डिस्प्लेस करके भी देखूंगा, ये वाला स्टिकर यहीं रहेगा और ये वाला स्टिकर यहीं रहेगा, यहाँ पे डिस्क रोटेट नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ रॉड रोटेट हुई है। और इस केस में क्या होता, अगर इस केस में मैं देखूं, अगर मैं इस केस में देखूं, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पे मेरा ओरिजिनल केस था, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ओरिजिनल केस यहाँ पे रहा होगा ऐसे, तो ठीक है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल केस कुछ यहाँ पे रहा होगा। तो अगर इस पे मैंने 2 पॉइंट मार्क करूँ डिस्क पे, कि एक सबसे टॉप पॉइंट ए, मतलब जो जहाँ से ये मेरा रॉड जा रहा है लेंथ का, उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट बी। तो अगर मैं इसको थीटा डिग्री डिस्प्लेस करके देखूंगा ना, तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ए पॉइंट यहाँ आएगा, बी पॉइंट यहाँ, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? कि फिक्स्ड रिजिडली कनेक्टेड है ना, रिवोल्यूट जॉइंट तो है नहीं। तो जो डिस्क है वो रॉड से कनेक्टेड है। तो जब रॉड डिस्क से कनेक्टेड है, तो जहां पे रॉड और डिस्क का ये वाला इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, मैंने उसको ए बोला है, टॉप पॉइंट। जब मेरा ये वाला पॉइंट यहाँ पे, जब रॉड इधर आ गई, डिस्क भी तो ऐसी जाएगी जैसा इसमें ये पूरी डिस्क है, ये पूरी डिस्क, लेट्स से यहाँ पे मैंने रॉड हिंज कर रखा है, ठीक है? अब जब मैं रॉड को घुमा रहा हूँ, देखिए मेरी फिंगर फिंगर की ओरिएंटेशन चेंज हुई, पहले फिंगर अप डाउन में थी, अब देखिए किसी एंगल पे चली गई। बट जब यहाँ पे रिवोल्यूट ज्वाइंट है, मतलब कि इसके अबाउट ऐसे से रोटेट कर सकता है मेरा ये डिस्क। अब देखिए जैसे मैं रॉड को ऊपर ले जाऊंगा, ऐसे जाएगा। अभी देखिए, जो मेरा फिंगर है वो अप डाउन पोजीशन में है, मैं 30 डिग्री डिस्प्लेस कर दिया, देखिए रॉड रॉड का ओरिएंटेशन चेंज हुआ, बट मेरी फिंगर का ओरिएंटेशन अभी भी डाउन है। इस सेकंड केस है जहां पर रिवोल्यूट ज्वाइंट है, ऐसे रिवोल्यूट ज्वाइंट है ना। और डिस्क के लिए क्या है, फिक्स है, इसके अबाउट रोटेट नहीं कर सकता है, पूरा पूरा सिस्टम ही रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। जो है पूरा पूरा सिस्टम रोटेट कर सकता है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी लेक्चर में। अगर आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा, एक बार लेक्चर में मैंने लास्ट में आई थिंक 15 से 20 मिनट, 30 मिनट का आई थिंक वो ड्यूरेशन, सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे डिस्कस किया, कब किसी पॉइंट को, बॉडी को पॉइंट मास मानना है, कब उसको रिवोल्यूट ज्वाइंट या फिर कब उसको थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है ये, ठीक है? इस पे हमारे क्वेश्चन आगे भी देखने को मिल सकते हैं। मेंस में तो नहीं बोल सकते कि मेंस में अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया है ना। वो सिंपल इसी एडिटिव सिस्टम का जो फर्स्ट केस है ना, इसलिए मेंस में क्वेश्चन आता है। ये सेकंड रिवोल्यूट ज्वाइंट वाला केस नहीं आता है। इस केस में क्या हो रहा है कि जब मेरा ज्वाइंट रिवोल्यूट है, तो ओरिएंटेशन तो चेंज हुई ही नहीं। जब ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती, इसलिए हम इसको पॉइंट मास बोल सकते हैं। इस बार जो मेरा डिस्क है ना, हम डिस्क को ट्रीट करेंगे, डिस्क को अज्यूम कर लेंगे एज अ पॉइंट मास, अज्यूम एज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास क्यों मान रहे हैं भैया? पॉइंट मास इसलिए मान रहे हैं, जरा याद करिए, अगर आपको मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन देता था, जहाँ पे इसके अबाउट इसके अब निकालना होता था, यहाँ पे रॉड रहता था, यहाँ पे बॉब और ड्रम रहता था, ठीक है? जब मैं बोलता था कि इसको, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए बॉब का, तो बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालते थे, ml स्क्वायर। क्यों? इसको पॉइंट मास बोलते थे हम लोग। पॉइंट मास का क्या मतलब है कि हमारा जो बॉब है उसका रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बट एक्चुअल में देखने में पॉसिबल है, बट क्योंकि इतना ज्यादा छोटा है ना, अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करा दूं, ए को मैं चेंज कर दूं, लेट्स से मैंने इसे घुमाया और ए चेंज हो गया, बी चेंज हो गया, मैं अभी भी थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं, इसमें आपको दिख रहा है। सपोज दैट कि जो मैंने पॉइंट बना रहा हूँ यही स्पेयर है, तो क्या अगर मैं इसमें ए और बी दो बना के चेंज करूं, आपको दिखेगा क्या, इतने पास होंगे ए और बी वाले जो यहाँ पे, मैं कल को ए और बी यहाँ पे बना दिया।
आपको इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब कि यहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब पॉइंट मास के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि रोटेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो फ्री नहीं है रोटेट होने के लिए, वहां पर रोटेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट मास का सिंपल क्या मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए। अगर ओरिएंटेशन सेम है उसको पॉइंट मास बोलते हैं, उसका हर एक बॉडी मूव नहीं, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट मास में हम लोग उस ओरिएंटेशन को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट मास है। पॉइंट मास से क्या होता है, पॉइंट मास से होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो जीरो हो जाती है। आईसीएम क्या हो जाता है, जीरो। क्यों जीरो होता है आईसीएम? ये जो पॉइंट मास है तो पूरा का पूरा मास उसी एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि पॉइंट मास मतलब कि एक्सिस के ही साइज पे पूरा मेरा मास है। जो मेरी पॉइंट एक्सिस से जो लाइन जाएगी उसी पे मेरा पूरा मास लाई करता है। तो कोई डिस्टेंस उससे दूर है ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ गया। जब मेरा आईसीएम जीरो हो गया, जब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, फिर से मुझे इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या आ जाएगा, जीरो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर यानी ml स्क्वायर की जो मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो प्लस ml स्क्वायर। तो यही तो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका पॉइंट मास के लिए। मतलब हम पॉइंट मास जब भी ट्रीट करते हैं तो सिंपल हम ml स्क्वायर बोल देते हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता है, मैंने एक्चुअली उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बात, ठीक है। और थोड़ा-सा अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो एक बार उस लेक्चर को जाके अच्छे से दीजिए, बस लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए, बाकी तो आई थिंक आप वो पढ़े होंगे, आप जो मैं पढ़ा रखा हूँ पहले से, पहले वाले टाइम में। तो जब मैंने इसको पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, पॉइंट मास कंसीडर कर लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे मिलेगा? तो जब मैं पूरे सिस्टम का इस केस के लिए, केस 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ, कैसे निकालूँ? सबसे पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, क्योंकि डिस्क रिवोल्यूट जॉइंट है, रिवोल्यूट जॉइंट है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब एज एज इट इज, मतलब कि पूरा का पूरा इस पूरे मास को मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा मास, मैं ऐसे मान लेता हूँ, सेकंड केस बना के दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से अच्छे से। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, सेकंड केस कुछ ऐसा है कि रॉड एल लेंथ की है, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, पूरी की पूरी डिस्क को ना मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया यहाँ पे, और ये एल एम क्या है, ये रॉड का मास है, और लेंथ है, ये कैपिटल एम क्या है, डिस्क डिस्क को मैंने पूरा पूरा सेंटर कंसंट्रेटेड कर दिया। क्यों? कि जो बड़ी डिस्क में भी ओरिएंटेशन चेंज तो हो नहीं रहा, बड़ी की बड़ी डिस्क एज इट इज जा रही है ना, ओरिएंटेशन तो चेंज हो नहीं रहा, तुम इसको कंसंट्रेटेड कर ले एक छोटे से पॉइंट में, तब भी वैसे ही जाएगा, तब भी ओरिएंटेशन नहीं चेंज होने वाली है। तो जहां ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है उसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर सकते हैं। जब मैंने इसको पॉइंट मास कंसीडर किया तो बिल्कुल बॉब वाला केस बन गया, बॉब और पेंडुलम का केस। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो लिखूंगा पहले बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट ये था, तो बॉब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 स्मॉल एम एल स्क्वायर, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब जरा देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एंगुलर वेलोसिटी के बीच कंपैरिजन बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच कंपैरिजन बताइए। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा के बीच अगर आपको कंपैरिजन चाहिए, तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, वन अपॉन अंडर रूट आई, जिसका आई ज्यादा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम। आई किसका ज्यादा है बताइए फटाक से। देखिए ये वाला पार्ट तो सेम है, एम एल स्क्वायर प्लस 1/3 एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर प्लस 1/3 एम एल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाई 2 वाला पार्ट केस 1 के लिए ज्यादा है, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2। बताइए अगर ऐसा है, अब मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कमेंट कर सकता हूँ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 का जा है 2 से, यही तो कंडीशन निकाला था हमने, 1 का 2 से ज्यादा है ना, हाँ। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम। तो ये चेक करते हैं, ऑप्शन दे रखा है कोई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस, एक सेकेंड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस ए इज ग्रेटर देन, नहीं हो ही नहीं सकता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस ए इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए और डी, ए और डी इसके क्या है, दो करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड, इसमें कुछ भी आपको मतलब ऐसा लगा जो मैं हाई फाई कुछ चीज लगाया हूँ, सिर्फ और सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के उसे पूरा एक सवाल बना दिया अच्छा खासा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो पूरा खेल था, एक में क्या था, एक ऑप्शन में टॉर्क निकालना था, उससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता आपको मिल सकता है टॉर्क में, और रोटेशन अगर आप इससे भी आसान सवाल मतलब अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, है ना। और दूसरे वाला जो क्वेश्चन था इसमें वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बिल्कुल बेस्ड था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंडेंसी पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पे हालांकि अगर मैं सच बताऊं ना तो यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्या जो मैंने कैलकुलेट किया ना आपको कैलकुलेट करना ही नहीं था, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रिलेशन चाहिए ना।
तो आप अगर आपको पढ़िए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप रिलेशन भी नहीं निकाल पाएँगे ना। अब जैसे मुझे सॉल्व करना होता तो मैं इसे सॉल्व थोड़ी कर को लिख के थोड़ी दिखाता, मैं तो लिखा इसलिए ताकि आपको फ़ील आए। मैं सीधे-सीधे क्या करता, जो फिक्स्ड का केस है मुझे पता है उसमें आईसीएम एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जो फिक्स्ड का केस है, जैसे एडिटिव सिस्टम में जैसे हम करते थे मेंस वाले क्वेश्चन्स में, वही सिस्टम है। बट जहाँ पे रिवोल्यूट का केस है, जहाँ पे ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही है, वहाँ पे आईसीएम ऐड नहीं होगा। आईसीएम अगर ऐड नहीं होगा डिस्क का, तो वहाँ उसका मोमेंटम हमेशा ऑब्वियस सी बात है कम आएगा, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा आएगी। तो मुझे कॉन्सेप्ट पता है, मैं सिंपल एक लाइन बिना पेन उठाए ऑप्शन को मैं टिक कर सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है? क्योंकि ए तो साफ-साफ दिख रहा है कि टॉक्सियम आएगा, डी वाला भी मैंने सिंपली बता दिया। ये लिखा क्यों मैंने ताकि आपको पूरा प्रॉपर फ़ील आए, ठीक है? तो आज अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई थिंक क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, राधे-राधे।